कॉर्पोरेट रेडार में हम वापस लौटते हैं और शो की शुरुआत में ही हमने आपसे वादा किया था कि आज फेडरल बैंक के साथ हम बातचीत करेंगे। 23 अप्रैल 1931 को त्रावणकोर फेडरल बैंक के नाम से इसकी शुरुआत हुई। ये देश में सबसे पहले सभी ब्रांचेस को कंप्यूटराइज करने वाले बैंकों में से एक है। जी हाँ, देश भर में फेडरल बैंक का 1300 से अधिक ब्रांच का बड़ा नेटवर्क है। नतीजों की अगर आप बात करें तो जून तिमाही में मुनाफा करीब 65% बढ़कर 600 करोड़, ब्याज आय 13% बढ़कर 1605 करोड़ आई है। अच्छी बात यह है कि पहले तिमाही में बैंक के एनपीएस में कमी आई है। तो तिमाही नतीजों के लिए किस प्रकार के अहम ट्रिगर्स रहे हैं, आगे का ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर खजूरिया सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो नंबर्स पर ही बात करना चाहेंगे। ये तिमाही किस प्रकार की रही इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस या डिपॉजिट्स अगर देखा जाए, और साथ ही प्लीज दर्शकों को ये भी बताइए कि सेगमेंटल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। नेहा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जहां तक तिमाही का सवाल है, ये एक निरंतरता का द्योतक है। आप पिछली कई तिमाहियों से बैंक की अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप पाएंगी कि इसमें एक सतत ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ग्राफ है। जहां तक एनपीएस का आपका कहना है, बिल्कुल सही। जो एब्सोल्यूट नंबर है, नॉमिनल नंबर्स जो हैं एनपीए के, वो भी नीचे आए हैं, वो भी कम हुए हैं। और उसमें काफी बड़ा योगदान जो है वो कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन का रहा है। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई कोविड की वजह से, और जो जैसा भी रेगुलेटर की तरफ से जो है जो अनुमति थी अकाउंट्स की रिस्ट्रक्चरिंग की, और जहां हमने पाया कि ये आवश्यक है कि अगर हम इस समय इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो ये आगे चलकर वापस अपनी रफ्तार पर आ जाएंगे, वहां हमें थोड़ा सा ये भी एक आशंका सी थी कि हो सकता है कि इसमें से नॉर्मल जो आपका स्टॉक है उसकी तुलना में ज्यादा मतलब एनपीएस क्रिएट होंगे। तो हमारा ऐसा अनुमान था कि शायद ये 20% तक भी हो सकता है कि जो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है, जब उनके रीपेमेंट शुरू होंगे, जब पुनर्भुगतान शुरू होंगे, तो वहां पर करीब पांचवा हिस्सा 20% के करीब जो है वो जो है डिफॉल्ट हो सकते हैं। लेकिन ये नंबर कहीं कम आया, और ये हमारे लिए भी एक सुखद अनुभूति थी। और इसमें काफी हमारी जो कलेक्शन टीम है उसका भी योगदान है, और सबसे ज्यादा योगदान रहा हमारे ग्राहकों का, जिन्होंने जब वो वापस रफ्तार पे गाड़ी दौड़ने लगी तो उन्होंने बैंक के भुगतान जो है समय पे किए, और जो नया जो पुनर्भुगतान कार्यक्रम था रिस्ट्रक्चरिंग का, उसको पूरी तरह से उसका अनुपालन किया। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं, मतलब ये आंकड़ों में दिख रहा है। और जो प्रावधान है, जो आपके जो बैड लोन्स के लिए जो किए जाते हैं, स्ट्रेस लोन्स के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं, प्रावधानों में भी कमी है, वो नंबर आपने देखा होगा। जबकि कवरेज उतनी की उतनी है, जो हमारी लोन कवरेज है वो कंटिन्यू कर रही है 65-66% के बीच में। तो एक दूसरा कारण ये था कि क्रेडिट की डिमांड अच्छी रही, और क्रेडिट की डिमांड सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी बैंकिंग उद्योग के लिए अच्छी रही। तो उसका भी आपको जो प्रतिफल है वो ब्याज की आय में और फी इनकम में दिखा। सर, ये जो आपने आखिरी बात कही क्रेडिट ग्रोथ की, इस पर मैं आगे भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन पहले सर ये तिमाही आधार पर थोड़ा निम्स देख लेते हैं। वहां पर हमने अच्छी खासी वृद्धि देखी है, 3.16% से बढ़कर 3.22% पर गई है। सर, गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का आउटलुक हमारे दर्शकों के सामने आप रखेंगे सर? नेहा जी, पहले तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप निम को एक तिमाही से दूसरी तिमाही की ओर ही न देखें। आप पिछले 5 वर्ष की 20 तिमाहियों की निम अगर आप देखें तो आप पाएंगी कि हमारे बैंक की जो निम है वो 3 से 3.25%, 3.30 कहना चाहूंगा, 3 से 3.30, 3.0 की रेंज में रही है। और किसी एक खास तिमाही में हो सकता है जब आपका जो है अगर क्रेडिट मैंने स्लिपेजेस अगर थोड़े ज्यादा हुए और या रिकवरी कम हुई हो, जिसमें आपको रिवर्स करना पड़ा हो इंटरेस्ट का, क्योंकि एनपी होने के बाद न सिर्फ आपको प्रावधान करने पड़ते हैं, बल्कि पिछली तिमाही का जो ब्याज आपने अर्जित ब्याज है उसको भी जो है वापस करना पड़ता है। तो इसलिए वो एक निम पर प्रभाव डालता है। तो एक आध क्वार्टर्स में जो मूवमेंट है वो आपने देखी होगी। और हम वैसे आप पिछले 4-5 तिमाहियों से देखें तो सितंबर, मुझे जहां तक याद आ रहा है, सितंबर 2021 की जो तिमाही है उसमें हमारी निम
लगभग न्यूनतम लेवल पे थी, इस रेंज में 3% पे थी। तो वहां से ही हमने अपना एक जो दिशा निर्देश दिया था हमारे निवेशकों को और हमारे जो हमारे तुलन पत्रों का जो विश्लेषण करते हैं उन एनालिस्ट को भी हमने ये कहा था कि आप देखिए ये तीन जो है वो भी एक मतलब वो नहीं है माप जिसके प्रति आप हमें नापे। ये निश्चित रूप से ऊपर जाएगा और तब हमने उनको आश्वस्त किया था कि हम बहुत जल्दी ही 3.15 3.20 की जो निम है उसको हासिल कर लेंगे। सॉरी, आज हम 3.25 की निम के आसपास पहुंच गए हैं और हमारा अनुमान है कि जिस तरह से कुछ ऐसे सेगमेंट्स में बैंक ने प्रवेश किया है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हमने गत वर्ष शुरू किए, जैसे हमने कमर्शियल व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का जो क्षेत्र है जहां पर अभी हमारी शुरुआत ही है, हमारे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उसका नहीं है, लेकिन ये जहां पे यील्ड आपकी ज्यादा आती है। बीच में कुछ तिमाहियों में स्वर्ण ऋण जो था वो भी, गोल्ड लोन भी जो है वो थोड़े से स्टेगनेट से हो गए थे और उनके भी पुनः विकास की दर आई है और वो एक ऐसा उत्पाद है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे थोड़ी मार्जिन अच्छी रहती है कंपैरेटिवली बाकी अगर आप देखें तो सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स की तुलना में, खासतौर से हाउसिंग लोन के कंपैरिजन में। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप देखें तो हमारा आगे का भी ये अनुमान है कि हम 3.30 या उससे ऊपर की निम को जल्दी ही हासिल कर 3.30 तक की निम हासिल करने की संभावनाएं गोइंग फॉरवर्ड दिख रही है। अच्छा सर, थोड़ा सा स्लिपेजेस जो फ्रेश बैड लोन्स है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वंस अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखें तो इसमें वृद्धि दिखी, ऑलमोस्ट 24% की वृद्धि देखने को मिली है। क्या कारण रहा सर? दो कारण है उसमें। एक तो आप देखें ट्रेंड के हिसाब से जो चौथी तिमाही होती है, मार्च की जो तिमाही होती है, उसमें स्लिपेजेस हमेशा न्यूनतम स्तर पर रहते हैं चारों तिमाहियों की तुलना में। तो अगर आप जून तिमाही की तुलना करना चाहते हैं तो गत वर्ष की जून तिमाही से करें तो वो एक अच्छा कंपैरिजन होगा, क्योंकि सीजनली भी ऐसा माना जाता है भारत में कि जो दूसरा अर्धवर्ष है अक्टूबर से लेके मार्च वाला, उसको हम बिजी सीजन कहते हैं। उसमें सबकी बिजनेस में व्यवसाय में वृद्धि होती है और इसकी वजह से उनकी जो देने की क्षमता है, लोन वापस करने की क्षमता है, वो बढ़ी होती है। उसकी तुलना में जो पहला अर्धवर्ष है जो अप्रैल से लेके और सितंबर माह तक चलता है, उसमें थोड़ा सा जो रिकवरीज रहती है उसमें कमी आती है। बट ऐसा खास ऐसा कुछ है नहीं जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकूं कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें होगा। हाँ, कृषि ऋणों में जरूर हमारी स्लिपेजेस थोड़ी ज्यादा रही हैं, वो चौथी तिमाही में भी रही हैं और अब जो इस वर्ष की पहली तिमाही है उसमें भी रही हैं। और उसका कई बार कारण क्या रहता है कि जो आपने पहले जो उनको लाभ दिए हैं, क्या होता है कृषि ऋण के केस में, क्या होता है कि एक क्रॉप अगर हो गई है और उसके बाद एक और क्रॉप तक आप वेट करते हैं उसको एनपीए डिक्लेयर करने के पहले आरबीआई के आदेशानुसार, जैसा भी उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है कि वो एक साथ अगर मान लीजिए कोई किसी सीजन की वजह से, किसी ज्योग्राफी विशेष में, भूगोल विशेष में अगर कृषि संबंधित कोई अगर दिक्कत आई है तो वो एक साथ आप देखते हैं कि उसकी बंचिंग हो जाती है, क्योंकि क्रॉप तो एक साथ आती है। तो चाहे वो रबी की हो, खरीफ की हो या ज़राए हो, जो भी मतलब क्रॉप है, तो जायद की हो, तो इसलिए थोड़ा सा हमें जरूर कृषि ऋणों में हमको जरूर थोड़े से ज्यादा रहे हैं, लेकिन हम वापस पूर्व उसमें स्थिति में आ जाएंगे। मुझे लगता है ज्यादा अगर थोड़ा सा और अगर कृषि ऋणों का जो बचे हुए हैं स्ट्रेस, वो अगर सितंबर में क्लियर हो जाते हैं तो सितंबर तिमाही के बाद हमारे कृषि ऋण भी वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे जो वो 1 वर्ष पहले थे, 2 वर्ष पहले, कोविड के पहले। ओके सर, तो वो कितना ट्रिम डाउन हो जाएगा सर फिर? अभी तो जैसे 24% यहाँ वृद्धि दिखी है, कितना ट्रिम डाउन करने का आप टारगेट लेके चल रहे हैं, इफ यू कुड शेयर? आपने पहले भी मैंने आपसे कहा और पुनः उसको दोहराना चाहूंगा कि आप तिमाही से तिमाही न देख के वर्ष से वर्ष देखें। और हमारा पूरा अनुमान है कि हमारा वित्तीय वर्ष 2023 यानी 2022-23 में जो हमारी स्लिपेजेस हैं वो 2021-22 के बराबर ही रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं। खजूरिया सर, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट पर बात कर लेते हैं। हमने देखा आरबीआई की तरफ से एक के बाद एक रेट हाइक्स हम बनते हुए देख रहे हैं। आपके लोन पोर्टफोलियो पे किसी तरह का इम्पैक्ट दिख रहा है, इफ एट ऑल, कितना? और कहाँ तक आपको लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट हाइक चलता रहेगा? कब जाकर उस पर विराम लगता हुआ दिख सकता है आपके अनुसार? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि जो लोन पोर्टफोलियो है वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। एक वो लोन जो फिक्स रेट पे दिए जाते हैं, ये नॉर्मली
कम अवधि के दिए हुए लोन होते हैं। सामान्यतः जैसे अगर कोई गोल्ड लोन है या कोई आपके मतलब पहले से पूर्व निर्धारित किसी बॉरोवर ने ऑप्ट किया है कि मुझे 1 वर्ष का लोन चाहिए और वो एक फिक्स रेट के ऊपर चाहिए, तो वो फिक्स रेट का नॉर्मली फिक्स रेट के जो लोन होते हैं वो कम अवधि के होते हैं। एक तो ये ग्रुप होता है। दूसरा वो होता है जो किसी बैंक के बेंचमार्क के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें हम एमसीएलआर से लिंक लोन बोलते हैं, जो बैंक के डिपॉजिट की जो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, उससे लिंक किया हुआ एक मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट है। तो वो एक दूसरे तरह का ग्रुप होता है जिसकी अब क्रमशः जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरह के लोन्स का जो पोर्टफोलियो वो कम होता जा रहा है। और एक तीसरा है जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क के जो लोन होते हैं वो बेंचमार्क सबके लिए कॉमन होता है। वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल से लिंक हो सकता है या फिर वो रेपो रेट के साथ लिंक होता है। हमारी बैंक में लगभग मतलब 42-43% के करीब जो लोन्स हैं वो रेपो से लिंक है। तो जो रेपो के से लिंक लोन है वो रेपो के बढ़ने के साथ साथ ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से उनका वो जो है ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं हम हमेशा उनका ध्यान लेके चलते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारतीय बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसमें 90% के करीब जो फंडिंग है, रिसोर्सेज हैं, वो पब्लिक डिपॉजिट से आते हैं। तो हमें जमा राशियों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है और बैंक का ये सौभाग्य रहा है कि उसके पेट्रन्स ने, उसके कस्टमर्स ने उसको हमेशा एक अच्छी तरलता प्रदान की, एक अच्छी लिक्विडिटी प्रदान की, बिकॉज बैंक के डिपॉजिट जो है वो बहुत ही ग्रैनुलर है, बहुत ही। और हमने अपना जो सेविंग्स बैंक प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद पहले 1 या 2 बैंक्स में हम आते हैं, पहले 2-3 बैंक्स में ही आते हैं जिन्होंने सेविंग्स बैंक को रेपो से लिंक कर दिया कि जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा तो सेविंग्स बैंक रेट भी जो है वो भी बढ़ते चले जाएंगे, या तो उसी अनुपात में या उसी दिशा में, दो में से एक चीज। बिकॉज अगर आपका एल्को स्प्रेड को कम करता है जो कि रेपो और सेविंग बैंक रेट के बीच में है, तो उसके हिसाब से कितना बढ़ेगा, कितना हम पास ऑन करते हैं, वो उस पर निर्भर करेगा, बट दिशा उसकी वही रहेगी। उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा आपको कि मेरा फिक्स डिपॉजिट है वो जब मैच्योर होगा तब उसके बाद जब वो रिन्यू कराएंगे तब वो नए हायर रेट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं। तो सेविंग्स बैंक में हमने वो पहले से ही कर दिया था, और उसका कारण ये था कि हमारे दोनों पोर्टफोलियो उस समय जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया था तो हमारा रेपो रेट लिंक लोन्स और रेपो रेट लिंक सेविंग्स बैंक दोनों का पोर्टफोलियो करीब करीब बराबर था, जिससे हमको एएलएम में एसेट लायबिलिटी जो मैचिंग होती है उसमें, उसके मैनेजमेंट में हमको एक अच्छा एक वो था, एक टूल था, एक अच्छा हमारे लिए, हमारे पास एक साधन था जिससे हम दोनों साइड एक साथ कर सकते थे कि जब वो बढ़ेंगे, जब हमारी लायबिलिटी कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारे एसेट का रिटर्न जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो आपका जो प्रश्न है कि कितना बढ़ेंगे, और उस पर मेरा है कि जिस तरह से हमने अभी सीपीआई का देखा रुझान, जबकि बेस इफेक्ट जो था वो एडवर्स था, एडवर्स बेस इफेक्ट के बावजूद हमारे जो सीपीआई था, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 7 खुदरा मूल्य सूचकांक ये 7.01 से घटकर 6 वाले हैंडल में ऑलरेडी आ चुका है। जुलाई के जो नंबर्स 12 अगस्त को आए थे, तो अब आने वाले माह में भी हमें लगता है कि उसमें और कमी आएगी, और अगर वो कमी आती रहती है तो फिर तो आपको फेवरेबल बेस इफेक्ट मिल जाएगा सितंबर के बाद से। तो बहुत जल्दी ही हम शायद 2 से 6 का जो बैंड है जो कि पार्लियामेंट ने दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, वो शायद उसमें बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, 6 के नीचे आ जाएंगे। मुझे लगता है दिसंबर के पहले भी आ सकते हैं। तो अगर वैसा रहता है तो रेपो रेट की वृद्धि मुझे लगता है ज्यादा ज्यादा 5.50 या 5.75 पे जाके रुक जाएगी, रुकनी चाहिए। 6 ब्रीच होती नहीं दिखती। रेपो रेट जो जैसा लोग पहले कह रहे थे 6.5-7 तक जा सकती, मुझे नहीं लगता कि उसकी संभावना है। 6 के ही रेपो रेट रुक जाए। चलिए सर, फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो जैसा कि आप बता रहे हैं। बट थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तिमाही नतीजों के हाइलाइट्स भी रखने के लिए, बताने के लिए कि आगे कंपनी का, बैंक का किस प्रकार का प्लान है गोइंग फॉरवर्ड इस आने वाली तिमाही में एंड ऑफ कोर्स इस फाइनेंशियल ईयर में। थैंक यू सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू।